सो एक जनरल ये था कि हाँ अच्छा ही जाएगा, मगर फिर भी एक एंग्जाइटी होता था। उसके लिए मैं एग्ज़ाम के पहले मेडिटेट करता था या फिर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करता था। खुद को मतलब समझाता था कि 3 आवर्स का पेपर ही तो है, इसमें इतना डरने का क्या बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टी विद टॉपर्स। आज मेरे साथ है रैंक 19 सौम्यदीप। मैं हूं डॉक्टर एस के सिंह। आई हैव डन माय एमबीबीएस फ्रॉम मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। मैं नीट यूजी में एजुकेटर हूं और आज सौम्यदीप से जानेंगे कि इन्होंने इतने बेहतर रैंक कैसे लेके आए हैं और इनका क्या स्ट्रैटेजी था ताकि आप सब सीख पाएँ और समझ पाएँ और आप भी इनके तरह बेहतर रैंक लेके एम्स जा सकें। वेलकम टू दिस शो। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। तो सौम्यदीप, बहुत अच्छा लगा कि आप हैं। So, myself Soumyadeep Haldar from West Bengal, and I secured All India rank 19 in NEET UG 2021. ग्रेट ग्रेट। तो आपका प्रिपरेशन कब से शुरू हुआ? मतलब जब आप बचपन से ही चाहते थे कि डॉक्टर बने, या मतलब कि कब से आपने प्रिपरेशन शुरू किया? सो प्रैक्टिकली नीट ओरिएंटेड प्रिपरेशन तो मैंने 11-12 से ही स्टार्ट किया था, मगर 9-10 से ही फोकस्ड हो गया था कि हाँ मुझे मेडिसिन लेना है आगे, इसलिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, तो 9-10 से आपने बेसिकली शुरू कर दिया। हाँ। तो आपने ड्रॉप लिया था या वन अटेम्प्ट में ही कर दिया था? नहीं, ड्रॉप नहीं लिया था, बोर्ड्स के वन साथ अटेम्प्ट में ही कर दिया था। ग्रेट ग्रेट। तो क्या चैलेंजेस रहे होंगे कि अगर आप मान लो कि 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, आपको स्कूल के एग्ज़ाम पास करने हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम पास करने हैं, फिर नीट, तो कैसे आपने ये सब चीज़ों को किया? सो 11-12 में बोर्ड्स एंड नीट का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है एंड बुक्स वही एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। इसलिए ऐसा मेरा माइंडसेट नहीं था कि बोर्ड करने से नीट नहीं होगा या फिर नीट करने से बोर्ड नहीं होगा। मैं जस्ट कॉन्सेप्ट पे फोकस करता था एंड चैप्टर्स ठीक से करता था एंड जो भी वीक टॉपिक्स है वो उसको स्ट्रेंथन कर लेता था। तो जब मतलब एंड ऑफ द ईयर नीट के लिए भी हो जाएगा एंड बोर्ड के लिए भी हो जाएगा। एंड पार्टिकुलरली बोर्ड्स के पहले बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसका मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, एंड नीट के पहले नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड उसका मॉक टेस्ट करना, तो उससे हो जाएगा क्योंकि सिलेबस सेम है। द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इज ओनली दैट डिफर्स। राइट। सो हो जाता है। ग्रेट। सो जैसे कि होता क्या है कि जैसे आप 12th क्लास में हैं, तो मतलब कि आपका स्ट्रैटेजी कैसे था? आप जैसे फिजिक्स को कैसे पढ़ते थे, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते थे? आपको स्कूल जाना होता है, फिर स्कूल के बाद मतलब बहुत सारे बच्चों के डाउट ये होते हैं कि उनको कितना समय देना चाहिए, कि अगर मान लीजिए आप स्कूल कॉलेजेस जाते हैं फिर उसके बाद आते हैं, तो आप सेपरेटली नीट को लेके पढ़ते थे या बोर्ड को लेके, स्कूल वाले को लेके पढ़ते थे? कैसे आपका अप्रोच था? सो मैं अप्रोच यही रखता था कि स्कूल में मान लो कि ये 1 या 2 तक क्लास है, सो उसके बाद स्कूल में जो भी पढ़ाया गया हो या फिर कोचिंग अगर रहता, कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया हो वो रिवाइज कर लेता था। एंड उसके बाद हर रोज़ मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करता था। राइट। तो उससे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाते थे एंड नीट ओरिएंटेड प्रैक्टिस पूरे साल तक बना रहता था। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि कितना घंटा हमें पढ़ना चाहिए। आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे इतना घंटा पढ़ूंगा तभी क्रैक हो पाएगा, या नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ आप आर्ली वाइज इसको कंसिडर करते थे क्या? नहीं, मैं वो एकदम ही नहीं करता था, क्योंकि अगर वो मैं फोकस करता तो मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं होता। कि ऐसे मान लो कि 4 घंटा या 5 घंटा हो गया मगर वो नाम का ही पढ़ाई हुआ, इफेक्टिवनेस नहीं आया। तो स्टूडेंट्स को टाइम कम देख के कितना कॉन्सेप्ट वो लर्न कर रहा है या फिर कितना एफिशिएंसी बिल्ड हो रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। मतलब आप टारगेट ये बनाते थे कि मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है, तो टाइम नहीं देखते थे, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के फिर आगे बढ़ते थे। मगर उस चैप्टर के लिए अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ज़्यादा टाइम दे देता, अगर कम टाइम है तो कम टाइम में हो जाता था। इसलिए वो एकदम शेड्यूल टाइम के अकॉर्डिंग नहीं देखता था कि ज़्यादा पढ़ना है वो उस दिन पढ़ लेंगे। जैसे हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और फिर नीट का एग्ज़ाम होता है, दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो आपका क्लास 11 बहुत से पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, जिससे आपको मतलब उस जो 1-2 महीना मिलता है वो आपने उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया, कि कैसे मतलब अप्रोच था आपका? सो 11th में मेरा उतना वीक नहीं था, मगर 11th का जो बेसिक्स है वो 12th में पूरा काम आता है। 11th अगर क्लियर नहीं हो तो 12th में जितना भी एफर्ट लगाओ 12th का
ठीक से सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम्म, इसलिए 12 जब चलता था उसके साथ साथ ही मैं 11th को भी पैरेलली रिवाइज करता रहता था। अच्छा। सो इससे पूरा मेरा सिलेबस एक साथ ही चलता था। सो मैं तो यही मतलब करता था 12th कि में हाँ। रह के आप 11th करते थे और जिससे पूरा रिवाइज हो हाँ, मतलब सके। ऐसे नहीं देखना चाहिए कि 11 का चैप्टर से 12 का नीट में तो सब एक साथ ही एक आएगा। ही साथ आएगा। इसलिए वो क्लास वाइज डिवीजन मत करके एज अ होल पढ़ना चाहिए, तो कंसेप्ट ठीक ठाक बिल्ड होगा। अब थोड़ा डीप जाते हैं प्रिपरेशन में। जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, नीट का एस्पिरेंट है और वो अभी क्लास 12th में है या ड्रॉपर है, तो उसको फिज़िक्स को कैसे पढ़ना चाहिए? मतलब कि आपने फिज़िक्स को कैसे पढ़ा 11th 12th और पूरा मतलब मिला के फिज़िक्स का क्या वे ऑफ अप्रोच रहा जिससे आप फिज़िक्स में बहुत अच्छा कर पाए? सो मेरा वे ऑफ अप्रोच यही था कि पहले कंसेप्ट्स को ठीक से एब्जॉर्व करना एंड उसके बाद उस कंसेप्ट से जितने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन बन सके सभी बना लेना। सो इससे एक मतलब उस कंसेप्ट के लिए एक वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। सो एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एंड अगर स्टूडेंट्स चाहे तो एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो देख सकता है, जो चैप्टर के एंड में पॉइंट्स टू पॉइंटर दिया रहता है, समरी या फिर एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो करने से ओवरऑल फिजिक्स का नीट ओरिएंटेड वे में कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो कौन सी बुक मेनली आपने कंसिडर की थी फिजिक्स के लिए? सो मेनली मैं तो एनसीईआरटी पढ़ता था फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी। दो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी तो अरे फिजिक्स में कैसे हो सकता है। सो एक्चुअली ये है कि एनसीईआरटी का जो फिजिक्स है वो उसका लैंग्वेज थोड़ा सा हायर लेवल पे है। सो मैं एनसीईआरटी फिजिक्स करता था मगर एंड में जैसे कि मेरा चैप्टर पूरा हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद मैं एनसीईआरटी फिजिक्स का जो अंदर का मटेरियल है वो पढ़ता था एंड उसके बाद एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है फिजिक्स का वो अटेम्प्ट करता था। राइट। एंड जो भी डाउट्स हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट क्लैरिटी हो वो एसी वर्मा से कर लेता था, क्योंकि एसी वर्मा में बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में दिया है। सो इससे स्टूडेंट्स कोरिलेट कर सकते हैं एंड ऐसे ही फिजिक्स प्रिपरेशन नीट तो के लिए हो एमसीक्यू आपने कौन से बुक से किया था? एमसीक्यू मेनली मैं जो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता था डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का एंड एसी वर्मा में जो ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 दिया है एंड वो एनसीईआरटी का तो पूरा बैक एक्सरसाइज में कुछ एमसी होते थे, उससे ही हो जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। केमिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि केमिस्ट्री में क्या अप्रोच रहा, कौन सी बुक आपने इस्तेमाल की, कितना घंटा आपने केमिस्ट्री को दिया, इसका केमिस्ट्री का कुछ बताइए। सो पहले तो केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। फिजिकल के लिए तो मेनली नीट के लिए जितना आता है सारे फार्मूला बेस्ड ही है, उसके लिए सारे फार्मूलाज तो पहले ठीक से याद होने चाहिए एंड उससे रिलेटेड जो बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट्स है वो भी आने चाहिए। वो अगर स्टूडेंट्स एक जगह मतलब कंसाइज वे में लिख ले एंड समझ ले एंड उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर ले तो फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्टूडेंट्स मेनली फोकस, आई शुड से ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक के लिए सारे चार्ट्स एंड लाइन बाय लाइन जो भी लिखा है सब आने चाहिए। हाँ, जैसे कि इस बार ही एक क्वेश्चन आया था कि ट्रिटियम कौन सा पार्टिकल एमिट करता है। सो जो बीटा पार्टिकल एमिट करता है वो एनसीईआरटी में एक लाइन में दिया है, अगर स्टूडेंट्स वो मिस कर दे तो वो क्वेश्चन गया एंड स्टूडेंट्स सोचेंगे नहीं कि वो लाइन कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब मैंने ये देखा है कि जैसे कोई बच्चा नोट्स बनाता है या एनसीईआरटी को पढ़ता है तो वो नोट्स बनाते समय एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाता है और अपने हिसाब से लाइन को सेलेक्ट करता है। तो क्या आपको लगता है कि जो नोट्स में लाइन लिख रहा है वो वही लाइन से आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा बुक इम्पॉर्टेंट है? तो क्या आप स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी को नोट्स बनाना है तो वो तो एनसीईआरटी से ही नोट्स बनाएगा, बट वो कौन सा लाइन लिखेगा उसको कैसे पता है, क्योंकि पता नहीं है ना कि कौन सा इम्पोर्टेंट, जैसे अभी आपने एग्जांपल बताया है। तो क्या आप कहेंगे कि एनसीईआरटी इटसेल्फ एक नोट्स ही है या इसे कैसे आप बता पाएंगे? सो एनसीईआरटी का इनऑर्गेनिक तो एक टाइप का नोट्स ही है, बिकॉज उसमें बहुत कंसाइज वे में दिया है। उससे अगर स्टूडेंट्स छोटा करना चाहे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाएगा एंड इनऑर्गेनिक के अंदर ही कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट द PYQs। उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि हर साल किस पार्ट से क्वेश्चन आता है। नीट में ऐसे एक ट्रेंड में ही क्वेश्चन आता है कि जिस पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है उस पार्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। सो स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट द PYQs एंड गेट एन ओवरऑल आइडिया कि इनऑर्गेनिक में कौन सा पार्ट एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट।
Have you not figured out how to study biology for the pre-medical exams? Well, I have been there in that place, but come out of it to realize that you can enjoy the subject too. And I can show you how you can do the same. Understand the fundamentals and become a master in biology. Over the course of 1.5 years, I have helped over 100 students clear the pre-medical exams. Learn with me and you will be able to score 340 plus in biology. I am Pranav Pundarik and I teach live for pre-medical exams on Unacademy Plus. सो ओके ग्रेट सो बायो बहुत एक बड़ा सब्जेक्ट है और 360 मतलब पूरा है, मतलब 50% वेटेज बायो का रहता है. तो बायो का क्या अप्रोच रहा आपको? बायो आपने कैसे प्रिपेयर किया? बायो के लिए सभी स्टूडेंट्स को जैसे पता है कि एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अगर रटने जाओगे तो समझ नहीं आएगा एंड थोड़ी दिन बाद भूल भी जाओगे. सो उसमें भी जो बायो में भी जो कॉन्सेप्ट्स है वो स्टूडेंट्स को अच्छे से समझना चाहिए एंड एनसीईआरटी का लाइंस का जो मीनिंग है वो मीनिंग ठीक से आना चाहिए. उस लॉजिक से ही सब लाइंस ठीक से याद रहेंगे एंड क्वेश्चंस ठीक से एग्जाम में बनते जाएंगे. एंड बायो के लिए और एक चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एनसीईआरटी का डायग्राम से हर साल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते ही रहते हैं. तो स्टूडेंट्स को डायग्राम्स को भी बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए. मतलब लाइन टू लाइन तो पढ़ना ही चाहिए एंड डायग्राम्स भी एनालाइज करना चाहिए. तो आप नोट्स बना के बायो पढ़ते थे या खुद बुक से ही पढ़ लेते थे? नहीं, मैं तो एनसीईआरटी का जो चैप्टर से उससे खुद से नोट्स बना लेता था कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पैराग्राफ का, उस लाइन का, अच्छा वो अलग से लिख लेता था. मतलब जो पॉइंट आप भूल जाते थे अक्सर वो आप नोट्स में लिख लेते थे ताकि उसको याद कर सकें. बार बार रिवाइज करने से याद हो जाता था. तो इसलिए एनसीईआरटी याद करना आसान हो जाता है. बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हमें कितना बार पढ़ लें जैसे बायो कि जिससे हम सारे क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट कर सकें. आपके बायो में कितने नंबर थे इस बार? इस बार मेरे 355. ग्रेट. एक गलत हो गया था, अच्छा कोई बात नहीं. सो बायो को कितने बार पढ़ लेना चाहिए जिससे परफेक्शन आ जाए, आपको क्या लगता है? सो ये स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वेरी करता है. किसी स्टूडेंट 5 बार पढ़ने से ही सब याद हो जाता है पूरा बायो, किसी ने 10 बार किया, 20 बार किया. सो ये स्टूडेंट के पर्टिकुलर मतलब खुद मेमोरी पावर रिटेंशन पे डिपेंड करता है. वो देखना चाहिए कि कितना बार पढ़ने से वो हो रहा है. ऐसे नहीं कि कोई टॉपर बोल दिया कि 10 बार पढ़ने से ही हो जाता है तो 10 बार पढ़ा और छोड़ दिया. कोई बोला 20 बार 20 बार पढ़ लिया. खुद के अकॉर्डिंग देखना चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही नंबर ऑफ डिविजन्स लगाना चाहिए. राइट. मगर डिविजन्स करना तो पड़ेगा ही, नहीं तो एनसीईआरटी बायो याद नहीं रहता. मॉक टेस्ट पे आ जाते हैं क्योंकि मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा चीज़ है क्योंकि आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे. आपने कितना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया है? मॉक टेस्ट देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि आपका कंसेप्ट्स एंड मेमोरी का लेवल कितना है नीट के लिए. सो मैंने तो ऐसे मतलब थ्रू आउट द 2 years 1 month में एक बार या फिर 2 week में एक बार देता था. मगर नीट के पहले ऑलमोस्ट 2 to 1.5 months जब बचे थे हर रोज़ 1 to 2 मॉक टेस्ट में देता था. तो मॉक टेस्ट में जो आपके मार्क्स आते थे उससे कभी आपको लगता था कि अरे यार बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मेरे नीट में नहीं आएंगे या मेरे अच्छे मार्क्स? कैसे आपके मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में? सो मॉक टेस्ट में जनरली होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं कि जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो नीट में भी पूछे नहीं जाएंगे. सो उससे कि स्टूडेंट्स होते हैं कि उसको एनालाइज करते हैं, सोचते हैं कि मेरे तो मार्क्स नहीं आ रहे एंड मोटिवेशन डाउन हो जाते हैं. सो मॉक टेस्ट में मोटिवेशन फैक्टर एकदम नहीं आना चाहिए. स्टूडेंट्स शुड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट टू जस्ट प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एंड एनालाइज कि कौन सा टॉपिक्स वीक है, क्योंकि गलत होंगे तो उस टॉपिक से ही एग्जाम में गलत होंगे. जो स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही. सो एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अदर देन कि कितना मार्क्स आ रहे हैं वो मार्क्स ही नीट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है. स्टूडेंट्स शुड अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट एंड एनालाइज देम. मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैसेज इस आंसर से मिला है कि मॉक टेस्ट इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग, नॉट कि उसके मार्क्स पे आप खुद जज कर पाएँ कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं. क्योंकि कई बार मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मेरा खुद दोस्त था, उसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे और उसके नीट में इतने बेहतर मार्क्स नहीं आए. तो मॉक टेस्ट के मार्क्स कभी ये डिटरमाइन नहीं करता है कि आपके नीट में वही मार्क्स बिल्कुल प्रोड्यूस हो जाए. इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस. राइट. ग्रेट. अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो वो कितना रोल प्ले करता है आपके अकॉर्डिंग? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था या कितना आपको लगता है क्या है?
उसके बारे में? सो नीट के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है। हर साल क्वेश्चंस एक ट्रेंड में आता है एंड कुछ कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को एक जनरल आइडिया लेने के लिए कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एंड कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के पहले आने ही चाहिए, उसके लिए मॉक टेस्ट, PYQ का मॉक टेस्ट एंड या फिर PYQ सारे सॉल्व करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि लास्ट 10 इयर्स या फिर 12 इयर्स सारे पेपर्स स्टूडेंट्स लगा करना चाहिए। ग्रेट ग्रेट PYQ। अच्छा, एक चीज़ और कि मतलब जैसे आप तो एक ही बार में आपने नीट को क्रैक कर दिया, तो कितना घंटा पढ़ते थे आप, और कि आप मैसेज क्या देंगे नीट एस्पिरेंट को कि आपको एटलीस्ट इतना घंटा तो पढ़ना ही चाहिए? कितना उस आस को आप कर पाएंगे? मैं तो ऐसे कैलकुलेट करके नहीं पढ़ता था, जितना भी टाइम मेरे पास बचता था मेरे मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हॉबीज़ को छोड़ के पूरा टाइम ही मैं नीट का प्रिपरेशन में लगा देता था। स्टूडेंट्स को ऐसे अगर कोई कैलकुलेट करे तो नीट के पहले तो 10 to 12 आवर्स पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, सभी पढ़ रहे हैं। तुम अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट इतना मतलब प्रिपरेशन में लीन हो जाते हैं कि अपना जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो लॉस्ट करते जाते हैं, जो वो चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आपका क्या था कि आपको बूस्ट करता था? आपका क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था? सो मेरा हॉबी है तो ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो मैं फ्री टाइम में बहुत सारा पेंटिंग ड्राइंग बनाता था। सो इससे मेरा जो सैचुरेशन लेवल है वो एकदम सैचुरेट नहीं हो पाते थे। किस टाइप का पेंटिंग बनाते थे आप? मैं ऑलमोस्ट सभी वैरायटी का पेंटिंग बना लेता हूँ। डिजिटल आर्ट भी बनाता हूँ, स्केचिंग, ऑयल पेंटिंग। तो मतलब किसी का भी आप स्केच कर सकते हो, मेरा भी कर सकते हो। कर देंगे आप। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब बहुत कमाल का हॉबीज है। मतलब डॉक्टर के साथ आप पेशेंट का भी स्केच कर सकते हो। गुड। मतलब आपको लगता है कि जो भी आपकी हॉबीज हैं तो वो करना चाहिए साथ में, जिससे सैचुरेशन ना आए और आपको अच्छा लगे, मतलब आप फिर दूसरे एनर्जी से आप पढ़ पाएं, एक फ्रेश मूड बना रहता है। अच्छा सुमेदीप, ये होता है कि जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो आगे हम बढ़ते जाते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते होंगे या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी मोड होगा, तो जहाँ से जब ज्वाइन करते हैं वहीं से वो स्टार्ट कर देते हैं, पीछे बहुत सारा चीज़ छूट जाता है। तो आपका कभी छूटा था पीछे, बैकलॉग छूटा था, और उस बैकलॉग को आपने कैसे कवर अप किया? सो बैकलॉग दो टाइप के होते हैं। एक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के जिसका कनेक्शन आगे वाले टॉपिक में होगा, और एक है मतलब डिस्क्रीट टॉपिक का बैकलॉग्स। तो स्टूडेंट्स को अगर डिस्क्रीट टॉपिक का बैकलॉग्स है वो उस टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, मगर बैकलॉग अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक का है, मान लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओ से ही छूट गया तो 12 में जाके कुछ समझ नहीं आएगा। ये सब बैकलॉग कवर करना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, नहीं तो आगे का टॉपिक्स भी ठीक से समझ नहीं आएगा तो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा एंड बैकलॉग बढ़ता ही जाएगा। मेरा एज सच कोई नीट प्रिपरेशन में बैकलॉग नहीं हुआ था, मगर स्टूडेंट्स का अगर बैकलॉग होता है तो स्टूडेंट्स ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। राइट गुड। एक रिवीजन बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप जितना बार टॉपिक को रिवाइज करें उतना ही ज़्यादा परफेक्शन आएगा। आपने कितनी बार रिवाइज किया था? मतलब बायो को अगर बात करें या फिजिक्स या केमिस्ट्री, आपने कितनी बार चीज़ों को पढ़ा था? सो बायो में मैंने जैसे बताया कि 10 to 15 टाइम्स तो मेरा पढ़ना हो गया था NCERT बायो, एंड बाकी हर टॉपिक्स एंड हर चैप्टर्स मॉक टेस्ट के पहले एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लिया, जो फिजिक्स का फॉर्मूला है वो 3 to 4 टाइम्स रिवीजन कर लिया। ऐसे नीट के पहले तक रिवीजन चलता ही रहता था हर टॉपिक्स का। मतलब आपने काउंट नहीं किया? मतलब जब भी आपको लगता था कि मुझे अब बहुत दिन हो गए तो एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। राइट। सुमेदीप, अगर ऐसा है कि मान लीजिए कि मेरे पास 30 डेज हैं, आपके पास 30 डेज थे और उस समय आपको रिवाइज करना है पूरा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपने कैसे उस चीज़ को रिवाइज किया? कि बुक से कर रहा या आपने नोट जो बनाए थे उससे किया, कैसे किया? सो लास्ट 1 मंथ के लिए मैंने जो करा था कि फॉर द पास्ट 2 इयर्स जो भी मॉक टेस्ट में मेरा क्वेश्चंस गलत होता था या फिर जो रिपीटेड टॉपिक्स मेरा वीक ही रह गया, उन सब टॉपिक्स को एंड क्वेश्चंस को मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था। एंड लास्ट के 1 मंथ में वही मैं सिर्फ रिवाइज करता था, क्योंकि जो आता है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही, वो एग्ज़ाम में भी आ जाएगा, मगर जो वीक है वो वीक ही रह गया, एग्ज़ाम में भी वो गलत हो जाएगा। इसलिए 2 साल में जो टॉपिक्स मेरा छूट गया या फिर वीक रह गया वो मैंने सॉर्ट आउट कर लिया था
एंड उसके अकॉर्डिंगली उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने रिवीजन किया था एंड वही प्रैक्टिस किया था। सो मतलब कभी ऐसे होता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो मतलब वो जल्दी से याद नहीं होते, डिफिकल्ट होते हैं, जैसे इकोलॉजी का कुछ डेट वगैरह है या फिजिक्स का कुछ है, तो उसका इफेक्ट आपके एग्जाम पे कैसे आया या आपने उसे कैसे याद किया? सो मैं उस सभी को याद करने के लिए एक सेपरेट डायरी बना लेता था, जो कि मुझे हर रोज़ सुबह रिवाइज करना होता था। इकोलॉजी का है, मॉर्फोलॉजी का, प्लांट में कुछ वो एग्जाम्पल वगैरह है, वो सब मैं पहले से ही एक डायरी में लिख देता था एंड हर रोज़ लास्ट के महीने में रिवाइज कर लेता था। सो नीट के पहले ऑलमोस्ट हर वीक टॉपिक्स एंड जो चीज़ है वो सारे कवर अप हो गए थे। राइट। अच्छा सुमेदीप, ऐसा है कि जैसे आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे तो आपको कभी एंजाइटी, ऐसा कभी फियर हुआ कि भाई एग्ज़ाम पास नहीं हो पाएंगे या जो मैंने पढ़ा है वो नहीं आएगा? कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं दूसरे क्वेश्चन ना आ जाएं या हम भूल ना जाएं, कभी आपको ऐसा फील हुआ था क्या? हाँ, एग्ज़ाम के पहले तो ये सभी स्टूडेंट्स को एंग्जाइटी तो रहता ही, टॉपर हो या जो भी हो। ओके। सो इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स से बात करता था या फिर जो भी टीचर्स है, तो वो समझाते थे कि एग्ज़ाम ही तो है, उसके लिए तो तुम 2 साल पढ़ रहे हो, इतना एंग्जाइटी लोगे, जो नहीं पढ़ के जा रहे तो उसके जैसा हो गया। सो एग्ज़ाम के पहले तक इतना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था एंड इतना बार रिवाइज किया था, सो एक जनरल ये था कि हाँ अच्छा ही जाएगा, मगर फिर भी एक एंग्जाइटी होता था। उसके लिए मैं एग्ज़ाम के पहले मेडिटेट करता था या फिर कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करता था, खुद को मतलब समझाता था कि 3 आवर्स का पेपर ही तो है, इसमें इतना डरने का क्या बात है, बिल्कुल। जितना आएगा उतना करके तो आप घर से दूर रह के प्रिपरेशन करते थे या घर में ही, घर के फैमिली के साथ? नहीं, मैं फैमिली के साथ ही रह गया। फैमिली के साथ तो कितना टफ रहता है, कि मतलब टफ रहता है क्या? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से मैसेज करते हैं कि घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई रिलेटिव आ जाता है, चाहे कुछ आता है। आपको कभी ऐसा फील हुआ आपके प्रिपरेशन के दौरान? नहीं, मुझे तो घर पे रह के प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा आसानी हुआ, क्योंकि जब भी कोई मेंटल इशू हुआ या फिर कुछ भी हो, पेरेंट्स हमेशा साथ रहते थे। वो एक बिग सपोर्ट हो जाता था, जो बाहर में अगर स्टूडेंट जाते हैं तो मिस कर देते, इसलिए घर पे खाना भी बड़ा इशू रहता है ना, क्योंकि आप खाना अगर गंदा खा लेते हैं तो हेल्थ इश्यूज आ जाता है, फिर उसके वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। गुड। तो मतलब एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप नीट के लिए आपको घर को छोड़ना पड़ता है। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, आपको तो मतलब घर पे ही बढ़िया मतलब फैकल्टी मिल जाते हैं और घर पे ही आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको कोटा जाना है, दिल्ली जाना है, आप घर पे रह के अच्छे से कर सकते हैं। ग्रेट। तो सोमेदीप, 3 घंटे का बैटल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 घंटे में आपको पूरा 2 साल का जर्नी को रिप्रेजेंट करना पड़ता है कि आपको फिजिक्स जो भी पढ़ा है वो कैसे अप्रोच करें, केमिस्ट्री कैसे अप्रोच करें। तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में गए तो उस 3 घंटे में आपने कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले किया, क्या अप्रोच रहा? सो मेरा एग्ज़ाम डे अप्रोच जो था, जो मैंने मॉक टेस्ट में पिछले 2 साल में प्रैक्टिस किया था वही था। मैं पहले बायो अटेम्प्ट करता था, उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स एंड एकदम एंड में मैं अपना OMR भर देता था। मतलब कि जैसे सबसे पहले आपने बायो के 90 क्वेश्चन करे, फिर उसके बाद OMR शीट भरते हैं? नहीं, सभी तीनों सब्जेक्ट्स हो जाने के बाद एकदम एंड में। अच्छा, एकदम एंड में OMR शीट अपने भरा। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जैसे बायो किया फिर उसके बाद करा, तो ऐसा मतलब क्यों? मतलब हाँ, ये स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स वेरी करता है। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करके आए हैं पिछले 2 साल से, वही स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए एग्जाम डे में। उससे ही आउटपुट सबसे करेक्ट आएगा एंड कोई भी मिस्टेक भी नहीं होगा, सिली मिस्टेक जो बोलते हैं। इसलिए ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कोई स्टूडेंट हर क्वेश्चन के बाद OMR फिल करता है, कोई सेक्शन वाइज एंड कोई जैसे कि मैं एंड में करता हूँ। सो ये अपने स्टूडेंट को कंफर्टेबल जोन देखना चाहिए कि कौन सा अच्छा होता है। ये मतलब मैंडेटरी नहीं है कि आपको बायो कर लिया तो वो करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। या पूरे 2 साल 3 साल जैसे आपने प्रिपरेशन किया है, तुरंत शिफ्ट नहीं करना होता, तुरंत चेंज नहीं करना होता। ग्रेट। तो जैसे आपने कहा कि बायो सबसे पहले आपने अटेम्प्ट किया, इसके पीछे क्या कारण था? कि वो आसान है, इजी है, या कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, या क्या आप सोचते थे उसके बारे में? सो बायो के लिए कि बायो में मैक्सिमम क्वेश्चंस नोन होते हैं एंड फैक्चुअल होते हैं। फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के जैसा कुछ कैलकुलेशन नहीं होता, वो फटाफट हो जाते हैं। इसलिए बायो मैंने पहले कर दिया था एंड बायो करने के बाद यह होता है कि आधा पेपर बायो में ही हो गया।
सो हाफ मतलब एन 1.5 आवर घंटा आपका लग गया उसमें बायो उसमें, में। हाँ मतलब अच्छा, आधा तो डर पेपर, नहीं हाँ। लगा कि अरे 1.5 घंटा बचा है उसमें नहीं, physics वो में? टाइम नहीं, पेपर का आधा, कि बायो का वेटेज अच्छा, तो 50% है। हाँ, ओके, तो ओके। अगर आधा पेपर हो ही गया, आधा घंटा या फिर 1 घंटा ही मान लो लग गया, तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है बिल्ड हो कि जाता हाँ, है। कि आधा पेपर तो हो ही गया और आधा बाकी है। इसलिए मैं बायो हमेशा पहले करता था। तो कभी ऐसा लगा कि जैसे आपने क्वेश्चन कर रहे हो और कोई क्वेश्चन ना आए, हम्म। तो वहीं पे आपका डीमोटिवेट हो जाए कि अरे यार अब तो हो नहीं पाएगा सिलेक्शन, ऐसा कभी फील हुआ आपको? सो जो क्वेश्चंस अगर अटक जाते थे, उस क्वेश्चन के बारे में मैं इमीडिएट कुछ नहीं सोचता था, सो मार्क करके आगे बढ़ जाता था। एंड पेपर के एंड में जो क्वेश्चन बाकी है उससे जाके फिर से रीअटेम्प्ट करने का कोशिश करता था। बहुत स्टूडेंट होते हैं कि 1-2 क्वेश्चन नहीं हुआ, वो छोड़ पैनिक हो दिए, हाँ जाएंगे। पैनिक हो गए। हाँ, वो पैनिक होने से आगे का क्वेश्चन जो भी आता आता हुआ है भी भूल जाएंगे वो भी आप। गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन अगर नहीं भी आते हैं 1-2 तो ठीक है, उसके मार्क करके आगे बढ़ जाओ। एंड पेपर के एंड में फिर से रिवाइज करने के टाइम रीअटेम्प्ट कर सकते हो। मैं तो यही करता था। तो सौम्यदीप, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से निकले तो आपको लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, सिलेक्शन हो जाएगा ये तो पता था, मगर कितना मार्क्स एम्स मिलेगा ये नहीं पता था। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि 680 690 तो आ ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस हर साल ऐसे होते हैं कि कंट्रोवर्शियल टाइप का हाँ, होता है। राइट। वो अगर फेवर में गया तो 700 प्लस हो जाएगा, फेवर में नहीं गया तो हो पीछे गया। नंबर हाँ, आ जाएगा। सो इसलिए डाउट तो थोड़ा था, मगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है मैं तो वही करके आया था। सो मैंने एंड में 715 मार्क्स आ गए। 715 आउट ऑफ 720, राइट। तो जिस दिन रिजल्ट आया, जिस दिन मान लीजिए कि आपको पता चलेगा कि रिजल्ट डे है, तो आपने खुद से देखा या आपके पेरेंट्स ने देखा, या कैसे, मतलब क्या था उस दिन का रिएक्शन? सो रिजल्ट के आने से पहले ही आंसर की बहुत सारे इंस्टीट्यूट रिलीज करते थे। राइट। उससे मार्क्स का पता चल जाता। तो ये था कि हम मार्क्स 715 आ रहा है, मगर ओएमआर का एक दिक्कत था कि ओएमआर अगर कुछ बबलिंग मिस्टेक हो गया या फिर कुछ गलत हो गया, गलत लगा सो दिया। वो एक मतलब एंग्जाइटी था कि क्या होगा। मगर एंड में 715 ही आया एंड रैंक 19 आया। तो ये सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? सबसे पहले तो मैं खुद ही चेक किया था। अच्छा था। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शंस था? पेरेंट्स are मतलब वेरी हैप्पी कि चलो एम्स मिल जाएगा। ग्रेट। सो थैंक यू सौम्यदीप, आपने बहुत ही आंसर्स बहुत ही अच्छे दिए, और आई होप कि नीट के सारे एस्पिरेंट को बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके सारे आंसर्स को वो जब प्रिपरेशन करें तो वो सब कंसिडर करें, ताकि आपके जैसे वो एम्स तक पहुंच पाएँ। तो कुछ एक फ़नी सेक्शन में चलते हैं, और आपको रैपिड एक शब्द में जल्दी से आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपना नाम बदलना हो, ठीक है, तो आपका नाम क्या आप बदलेंगे और क्यों बदलेंगे नाम वो? मेरा नाम बदल के मैं सौरभ रखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि सौरभ गांगुली हमारे स्टेट से ही है। अच्छा, तो सौरभ गांगुली। तो आपको क्रिकेट खेलना पसंद है? हाँ, क्रिकेट खेलता हूँ, देखता भी हूँ। अच्छा सौम्यदीप, ऐसा कुछ है कि आपके लाइफ में कि आपको लगता होगा कि यार जो मेरे दोस्त हैं या मेरे आसपास के लोग हैं उस चीज़ को जल्दी अचीव कर पाते हैं, बट आप नहीं अचीव कर पाते हो? ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है। जैसे कि स्पोर्ट्स में पहले मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, मैं उतना खेल नहीं पाता था, तो उसमें सीखने के लिए टाइम लगा। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके दोस्त के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके नहीं हैं? मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं मेरे भी लगा? बहुत सारे दोस्त नहीं, मतलब लोगों को लगता है ना कि उनकी गर्लफ्रेंड है, हमारी नहीं है, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा काम है जिससे आपको पैसा ना मिले फिर भी आप काम करोगे? सो मैं इसके लिए तो एक आर्टिस्ट ही बनना चाहता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग मेरा हॉबी है। ओके। तो अगर इससे पैसा ना भी मिले तो फिर मैं चलेगा, कर मतलब सकता काम हूँ। चल जाएगा। ऐसा कौन सा ऐसा सिली थिंग्स करना चाहोगे अपने आप, जो मतलब कि आपको लगे ना कि आपने गलती किया है, ऐसा कुछ? सिली थिंग तो मैं कहूँगा कि नीट के एग्ज़ाम के पहले मैं ठीक से सोया नहीं था। अच्छा। जो मुझे लगा कि अगर ठीक से सोया था तो जो तो क्वेश्चन और ज़्यादा मार्क्स आ जो जाते। गलत हुआ है वो पूरा मेरा सिली मिस्टेक था। ग्रेट, एंड दिस इज़ अ ग्रेट मैसेज आई थिंक। बहुत सारे बच्चे जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने नींद के स्लीप साथ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप ब्रेन को रेस्ट नहीं दोगे तो फिर कैसे उससे आउटपुट जनरेट कर आउटपुट पाओ? नहीं किया। राइट, ग्रेट। तो थैंक यू सौम्यदीप, आपने हर एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से आंसर दिया। सो ये कैमोमाइल टी के टीम से और अन अकेडमी के टीम से एक बहुत ही छोटा सा गिफ्ट है, एंड थैंक यू सर। थैंक यू। तो ऐसा कोई टैग कर सकते हो अपने दोस्त को कि मेरे साथ आए और इंटरव्यू दें और नीट के एस्पिरेंट को कुछ और बता पाएँ?
सो मेरा फ्रेंड रजत गोयल जो कि मेरे साथ अभी एम्स में है करंटली, सो मैं Okay. बोलना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए एंड उसका जो जर्नी है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ग्रेट। अच्छा सौम्यदीप, कोई लास्ट मैसेज कि मतलब एक पूरा कंपाइल रहेगा कि कोई एक स्टूडेंट है नीट का, उसे नीट को क्रैक करना है और एम्स में आपके साथ पढ़ना है, अगले साल आपका जूनियर हो, तो क्या मैसेज उसे देंगे कि उसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए? So the point message that I want to give to the NEET aspirants is that focus on your hard work, not focus on your output initially, and at the end of the year you will get your output which you deserve. राइट, मतलब द हार्ड वर्क इज की ऑफ Yeah. सक्सेस, और आपको हार्ड वर्क करना चाहिए करना चाहिए। और आउटपुट के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो थैंक यू सौम्यदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you, sir. थैंक यू।